बात है 16 जनवरी 2022 की, जहां एक गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जिसकी उम्र लगभग 75 साल होगी। उसको गेहूं निकालना था, जिसके लिए वह अपने पोते को आवाज़ लगाती है, लेकिन पोता नहीं आता है। तो वह गेहूं स्वयं निकालने का प्रयास करती है। गेहूं निकालने के लिए वह उस टंकी के पास जाती है जिसमें गेहूं रखा हुआ था। उसको कोढला भी कहा जाता है। उसके अंदर जैसे ही हाथ फेरती है तो उसके अंदर से कुछ बाल निकल करके आते हैं। वह देख करके चौंक जाती है और जल्दी जल्दी उसको हटाने का प्रयास करती है गेहूं को वहाँ से, और वह देखती है कि उसके अंदर एक बच्ची है। वो देख करके शौक हो जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। वह इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि आसपास के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और देखते ही वो बेहोश हो जाती हैं। पास वाले लोग आकर के देखते हैं तो उनको ही वही दृश्य दिखाई देता है जो कुछ सेकंडों पहले उस वृद्ध महिला ने देखा हुआ था। वह देखते हैं कि उस कोटले के अंदर एक 6 साल की बच्ची है, जो कि मर गई है, उसके अंदर है। सभी गांव वाले तुरंत कहने लगते हैं कि ये उत्तम का काम है, ये उत्तम का काम है, उत्तम को ढूंढो। अटेंडम रात में ही करीब 8 बजे का वाक़या है, 8-9 बजे का। तो उस समय पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और बच्ची का जो शव था उसको ले जा करके उसको मोर्चरी में रखा देती है और पीएम कराती है। पीएम कराने के बाद जो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो वह बच्ची है उसका लगातार कई बार रेप किया गया है और रेप करने के बाद उसको मार करके इसमें रख दिया गया। इसके बाद जब ये चीज़ खुलासा होता है तो गांव वालों से कई प्रकार की बात की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे रहस्य निकल कर के आते हैं जिसको गांव वाले लगभग 35 साल से सहन कर रहे थे। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड में, और यह सच्ची घटना पर आधारित है और यही सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से आपको डराना, आपको परेशान करना नहीं है, बशर्ते आप लोगों को जागरूक करना है कि अगर कहीं भी इस प्रकार की गतिविधि हो रही हो तो आप तुरंत ही पुलिस को सूचना दें और तुरंत ही सचेत होकर के जागरूक रहें, ताकि इतनी बड़ी जो वारदात है वो होने ना पाए। जब बच्ची का शव मिल जाता है, उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है, उस जिसने गांव वाले जिस पर आरोप लगा रहे थे उसको पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वह ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता था, उसका एक पैर कटा हुआ था। वह जब वहां पर अगले दिन मीडिया पहुंचती है तो दादी से भी बात करती है, गांव वालों से भी बात करती है, तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले रहस्य सामने निकल करके आते हैं कि एक व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो इस स्थिति तक भी जा सकता है, इस गतिविधि को भी अंजाम दे सकता है। तो गांव वालों ने बताया कि एक इनका पोता है जो उत्तम नाम का है, ये उसी का काम है। तो पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं। तो फिर गांव वालों ने पूरी कहानी बताई। बताया जाता है कि जब वह 5 वर्ष का था तभी से वह इतना उपद्रवी था, तभी से वह अपराध करने लगा था। 5 वर्ष की उम्र में जब दुकान में बच्चे अपना सामान लेने जाया करते थे, टॉफ़ी, चॉकलेट या घर वाले कुछ सामान मंगाया करते थे, वो जब लेने जाया करते थे तो वह उनसे वह छुड़ा लेते था और उनको मारता था, पीटता था और भगा देता था। फिर धीरे धीरे उसका जो समय था, उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वह इसमें उसको मज़ा आने लगा था। वह इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा था और अपराध की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है उसकी, तो वह सबसे पहले मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट सबसे पहले वह अपने बड़े भाई को मारता है, फिर और थोड़ा सा जब उम्र बढ़ती है तो फिर वह अपने माता पिता और आस पड़ोस के लोगों को भी मारना पीटना शुरू कर देता है। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के बड़ा भाई भी कहीं ना कहीं अलग रहने लगता है और माता पिता भी गांव को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे कमाना, वहीं पे खाना। उसके बाद उन्होंने उस दिन के बाद से गांव का कभी रुख नहीं किया। अचानक से यह स्थिति जब बनती है तो लोग चौंक जाते हैं। जब उसके मन में काम वासना का ख्याल आना शुरू हो गया तो उसने फिर महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को, सबको परेशान करना शुरू किया। इतना ज़्यादा हताहत कर देता था
कि कोई भी व्यक्ति उसके घर के पास से निकलने से डरता था। इतना ज़्यादा उसको परेशान कर दिया करता था। ख़ास तौर पर महिलाओं को और बच्चियों को और लड़कियों को ज़्यादा तौर पर परेशान किया करता था। जिसको मन आया उसको पकड़ लेता था, जहाँ मन आता था वहाँ टच करता था, और कई महिलाओं के साथ तो वह बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम देता था। धीरे धीरे करके समय बढ़ता है और लोग पता नहीं किस ख्यालों में डूबे हुए थे कि वो लोग इसके अपराधों को देख नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे समय बढ़ने के उपरांत बड़े भाई के द्वारा उसकी शादी करवा दी जाती है। पहली महिला से शादी होती है लगभग 2007 में, और शादी होने के बाद उसको जो उसकी पत्नी थी वो इतनी ज़्यादा उससे परेशान हो चुकी थी कि वो लगभग 1.5 वर्ष में ही मृत्यु हो जाती है उसकी। उसने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा उसका शोषण किया और इतना ज़्यादा उस पर अत्याचार किया कि वो लगभग 1.5 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई। पहली बेबी की मृत्यु होने के बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। फिर वो महिलाओं को देखता, फिर वही लड़कियों को परेशान करता, वहीं बच्चियों को परेशान करता। जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ रही थी कि वह अपराध की ओर अग्रसर होता जा रहा था। वो अधिकतर ऐसे अपराध करता था जो उसके काम वासना को हल्का कर देते थे, उसकी ओर वह अग्रसर हो रहा था, वही करता था। फिर गांव वाले फिर उसकी इस हरकतों से परेशान होते हैं तो दूसरी शादी कराने का निर्णय लेते हैं कि भाई कि शादी हो जाएगी, ये सुधर जाएगा, फिर अपने काम से काम करने लगेगा। लेकिन दूसरी बीवी से उसकी शादी होने के बाद महज 48 घंटे ही बीवी उसके साथ रहती है और वह भाग जाती है। वो बीवी से जब बात की तो वह बताती है कि मैंने इसका जो दरिंदगी भरा रूप है वो 48 घंटे में ही देख लिया था। एक दिन वह घर पे नहीं था और तो मैंने सारा सामान अपना समेट समाट करके वहाँ से निकल गई और अपने घर पहुँची। गांव वाले ने पंचायत आयुक्त की, गांव वालों ने पंचायत में जब उससे पूछा तो बताती है मैं इंसान के साथ रह सकती हूँ, जानवर के साथ नहीं रह सकती हूँ। फिर कुछ समय बीता, फिर वही उसकी पुरानी कहानी कि महिलाओं पर नज़र रखना, लड़कियों पर नज़र रखना और बच्चियों पर नज़र रखना। जिसको मन आया उसको पकड़ता था, जिसको मन आता था वहाँ टच करता था, जहाँ टच कर सकता था। जो उसके मन में आता था वो लड़कियों के साथ करता था और कई बार तो उसने बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। धीरे धीरे फिर समय बढ़ता है और फिर गांव वाले एक निर्णय लेते हैं कि फिर से इसकी शादी करा देते हैं, ये जिम्मेदारी आएगी, फिर सुधरने का प्रयास ये करेगा। लेकिन नहीं, जानवर कहाँ सुधरते हैं भाई। जानवर जानवर है, उसको अच्छे वाले का ज्ञान नहीं होता, उसको अपनी उत्तेजना और अपनी काम वासना से ही मतलब होता है। तीसरी शादी होती है, महज 1.5 वर्ष ही वो पत्नी जिंदा रहती है। लगभग तीसरी शादी जो हुई थी वो 2013 के आसपास हुई थी। लगभग 1.5 वर्ष ही वो जिंदा रहती है, वो भी मर जाती है। उसके बाद गांव वालों ने निर्णय किया कि अब ये इतना ज़्यादा क्रूर होता जा रहा है, इसको यहाँ से बाहर कर देते हैं गांव से। लेकिन गांव वालों ने फिर कहीं ना कहीं सोचा कि बूढ़ी दादी है, उसके साथ रहता है, उसका एक सहारा है, इसको रहने देते हैं। तो गांव वालों ने उसके जो अपराध थे उसको फिर अनदेखा करके फिर छोड़ दिया। अचानक से फिर उसकी ये स्थिति शुरू होती है। फिर लगभग 6-7 साल निकल जाते हैं। दिन आता है 14 जनवरी 2022 का। 14 जनवरी 2022 के दिन संक्रांति का मेला लगता है और वह उसके गांव वाले सभी लोग और उसके बड़े भाई भाभी सभी लोग, दादी समेत सभी लोग संक्रांति का मेला देखने गए थे। बड़े भाई की बच्ची सो रही थी, इसलिए वह उसको घर पर ही छोड़ गए थे। सोते से जब उसकी नींद खुलती है तो वह रोने लगती है। रोने की आवाज़ जो है वह उत्तम सुन लेता है। उत्तम सुनता है तो वो उसको बच्ची की नज़र से कम देखता था और उसको अपने शिकार की नज़र से ज़्यादा देखता था। 14 जनवरी को दिन भर उसके साथ बलात्कार करता है, रात को मौका मिलता है रात को बलात्कार करता है, 15 जनवरी को मौका मिलता है 15 जनवरी को दिन भर बलात्कार करता है और घर वालों की नज़रों से भी छुपा करके बलात्कार करता है। घर में कौन, फिलहाल दादी थी, उसी नज़र से भी। 16 तारीख को जब उसको लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा तो उसको वह मार करके गेहूं के कुटले में रख देता है, क्योंकि गेहूं का कुटला किसी को निकालना नहीं था, ऐसा उसका अंदाज था। परंतु दादी को गेहूं की आवश्यकता पड़ती है और वह गेहूं निकाल लेती हैं और उस बच्ची के बाल उसकी दादी के हाथ में आ जाते हैं।
तब यह रहस्य जा कर के खुलता है। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब गांव वालों को पता चल रहा था कि शुरुआत से ये अपराध की ओर बढ़ रहा है, तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन गांव वालों की ममता अलग होती है। उन्होंने कहा चलिए सुधर जाएगा, चलिए सुधर जाएगा, एक बूढ़ी दादी है उसके साथ रहता है, सुधर जाएगा। लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। जब 17 जनवरी 2022 के दिन पुलिस ने उससे पूछा, तो वह कह रहा था कि मुझे इस सारी चीज़ों में मज़ा आ रहा है। वर्तमान में वह पुलिस प्रशासन के हवाले में है, यानी कि जेल में है, और मोटा तगड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान में हमको जीवन जीने के अधिकार हैं और मौलिक अधिकार हैं कुछ, के समानता का अधिकार, और इन सारी चीज़ों से बचाने का भी है कि गैर अपराधी को सज़ा ना मिले। तो इसमें थोड़ा सा हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि जांच पड़ताल में बहुत समय लग जाता है। तो वर्तमान स्थिति आज ये है कि आज भी वह मध्य प्रदेश की जेल में है और सरकार का खाना खा करके मोटा तगड़ा हो रहा है। लेकिन हम मध्य प्रदेश सरकार से एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आप इसको जल्द से जल्द फांसी दें, तो ये एक सबक बनेगा देश भर में रह रहे लोगों के लिए कि जो भी कोई अपराध करेगा उसको सज़ा तुरंत दी जाएगी। और सबसे बड़ा सबक ये मिलेगा कि सज़ा जो है तुरंत दी जाए, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, सारे सबूत उसको सज़ा के लिए बढ़ा रहे हैं कि ये अपराध इसी ने किया है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। सदैव इंसान पर इतना भी अंधविश्वास मत कीजिए कि वो आपका परेशानी का कारण बन जाए। हमारी आपसे विनती यही है कि हमेशा जागरूक रहें, आपके समाज में क्या चल रहा है उसकी एक एक खबर रखें, और अगर कहीं भी इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो आप उसको पुलिस तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करें। अपने मोबाइलों में पुलिस के नंबर सेव रखें, अधिकारियों के नंबर सेव रखें, ताकि कहीं भी किसी प्रकार से किसी को भी समस्या कोई उत्पन्न होती है तो वह सूचना आप पुलिस तक पहुंचा सके। इतनी हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। और कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है और किसी को डराना नहीं है। हमारा मकसद सीधा सा है कि आप सभी लोग जागरूक रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने छोटे भाई का सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट किसी क्राइम स्टोरी या किसी ऐसी अनोखी स्टोरी के साथ, या किसी ऐसी घटना के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।